हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ जो एडिटोरियल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में जो फार्म लॉस के बेसिस पे जो अभी क्लैश चल रहा है रिसेंट फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटेंट किया है कि जो भी फार्म लॉज हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को एक तरह से वो स्टे कर सकता है। बट यहाँ पे बात आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं कर रहा है तो उसके बेसिस पे अगर ये लॉ एक तरह से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट नहीं कर रहा है, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कैसे एक जो एग्जीक्यूटिव है उसके वर्क में इंटरफेयर कर सकता है। अब यहाँ पे जो 3 जज की बेंच थी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेट कर रहे थे शरद अरविंद बोबडे, उन्होंने किया कि सेंटर जिस तरह से हैंडल कर रहा है ये प्रोटेस्ट और जो भी टॉक्स हो रही हैं वो हर बार फेल हो जा रही हैं, तो स्टेट भी रिवेलियन में है और प्रोटेस्टर्स सुसाइड कर रहे हैं, तो इनको देखते हुए चिल्ड्रन सफ़र कर रहे हैं, वुमेन सफ़र कर रही हैं कोल्ड के बीच में, पैंडमिक के बीच में, तो उसको देखते हुए वो उस पर स्टे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड बात की जाए 1364 करोड़ गिवन टू रॉन्ग बेनिफिशरीज ऑफ पीएम किसान, तो यहाँ पे बात की जा रही है जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसमें जो है किसानों को 2000 रुपीज़ दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में 1 ईयर के अंडर। तो यहाँ पे 20 लाख जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं और इनकम टैक्स पेयर फार्मर्स हैं, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को ने प्रोवाइड की है आरटीआई रिक्वेस्ट में वेंकटेश नायक को, तो 11 करोड़ बेनिफिशरीज इसमें रजिस्टर्ड हैं। अब पंजाब में इस लिस्ट में जो है वो टॉप पे लोग हैं, 23% ऑफ दोज जो रॉन्गली उनको मनी रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे अगर आधार के होने के बाद भी और सारी चीज़ें लिंक होने के बाद भी अगर इस तरह की जो कंडीशन बन रही है तो ये काफ़ी जो है वो चिंताजनक कंडीशन हो सकती है, बिकॉज़ आधार जो है वो सारी चीज़ें डिजिटली सीमलेसली टैप कर लेता है कि जो बेनिफिशरीज़ है वो रियल है कि नहीं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। अब यहाँ पे बात की जाए रूबिका सईद किडनैप, JKLF चीफ 9 अदर्स टू फेस चार्जेस। यहाँ पे बात की जा रही है 1989 की, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे वो देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, होम मिनिस्टर हुआ करते थे। उस टाइम पे जो उनकी डॉटर थी उनको जो है वो किडनैप कर लिया गया था और उसके बेसिस पे जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था उसमें कुछ जो टेररिस्ट थे उनको एक तरह से कस्टडी से रिलीज़ किया गया था। अब उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्यूज्ड के जो हैं सपोर्टेड विद द स्टेटमेंट ऑफ एबडक्टी जिसको एबडक्ट किया था, और जो अदर लोग हैं प्राइमा फेसी उनको उनसे ये पता चलता है कि ये जो किडनैपिंग हुई थी वो किडनैपिंग सिर्फ इसी प्री कंडीशन के साथ हुई थी कि जो भी टेररिस्ट हैं उनको रिलीज़ करवाना है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड पेज पे सेम जो बात है फार्मर स्टेर अभी चल रहा है। दूसरा यहाँ पे बात की जाए हाई कोर्ट नोट टू टर्मिनेट 28 वीक प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने मंडे को परमिशन दे दी एक वुमेन को जिसको 28 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने की परमिशन दे दी है। एम्स का जो मेडिकल बोर्ड है उसका जो फीटस है वो अवॉर्टेड किया जा सकता है बिकॉज वो सफ़र कर रही है एनएनसी फैली, जो कि एक कंडीशन होती है जिसमें स्कल बोन जो है वो फॉर्म्ड नहीं होती है। तो अब यहाँ पे बात की जाए इंडिया में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो 20 वीक की सीलिंग लगा के रखता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब किसी भी कंडीशन में 20 वीक से ज़्यादा अगर फीटस डेवलप हो चुका है तो उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पे बियॉन्ड विच एबॉर्शन ऑफ अ फीटस इज स्टैट्यूटरीली इम्परमिसेबल, तो अगर उसके बाद फीटस को टर्मिनेट कराना है तो वो नहीं हो सकता है। अब बात की जाए यहाँ पे
थर्ड पेज जो कि सिटी पेज है, बर्ड फ्लू की बात कर लेते हैं। दिल्ली जो है उसमें बर्ड फ्लू रिपोर्ट हुआ है और गवर्नमेंट ने जो भी प्रोसेस चिकन है आउटसाइड से जो भी आता है उसको बैन लगा दिया है। अब एक बार नोट्स के बेसिस पे बर्ड फ्लू को देख लेते हैं। बर्ड फ्लू जो थ्रेट है उसको आप जनरल स्टडीज़ पेपर 2 हेल्थ जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। तो की पॉइंट इसमें बर्ड फ्लू जो है एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है, एक हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ है जो कि बहुत सारी स्पीसीज़, वर्ड की स्पीसीज़, फूड प्रोड्यूसिंग स्पीसीज़, चिकन्स, टर्की, स्क्वेल्स, ग्विनिया ऑल एक्सेट्रा, इनको एक तरह से जो है वो इन्फेक्ट करता है। ओकेजनली जो मैमल्स को भी कर देता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी इसको टाइप कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उनको 3 टाइप्स में बांटा गया है, जैसे कि ए, बी एंड सी। जो ए टाइप है वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है एंड वो जूनोटिक है जो कि एनिमल से और ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। टाइप बी और सी मोस्टली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं और टिपिकली वो ज़्यादा मिल्ड डिसीज़ ही कॉज करते हैं। अब यहाँ पे एवियन इन्फ्लुएंजा के जो ए वायरस है उसमें H5N1, H7N9, H9N2 जो है वो हो सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उनके सरफेस पे जो 2 सरफेस प्रोटीन्स हैं, हेम्योग्लूटिन एंड न्यूमेरिनडेज, इसके बेसिस पे किया जाता है। फॉर एग्जांपल जिसमें HA7 प्रोटीन है एंड HA9 प्रोटीन है उसको डिज़ाइन किया जाएगा H7N9। हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा जो है H5N1 वायरस अकर्स मेनली इन बर्ड्स और वो हाईली कंटीजियस है अमंग दैम। HPAI हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा एशियन डेडली है पोल्ट्री के लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? डेवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगी कंट्री के ऊपर। 80,000 करोड़ रुपीस का जो पोल्ट्री का पूरा बिजनेस है वो बंद हो सकता है, जिससे लाखों लोगों की जॉब्स जा सकती हैं। अब यहाँ पे फार्मर्स जो है हाई लेवल ऑफ मोर्टेलिटी होगी, उसमें जो उनके यहाँ पे जो बर्ड्स हैं साथ में प्राइस भी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगी। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? हेल्थ हाइजीन और जो है गुड हाइजीन एसेंशियल है इसको प्रोटेक्शन के लिए, डिसीज़ आउटब्रेक के लिए। अब यहाँ पे अगर एनिमल में डायरेक्ट किया गया है तो उसकी पॉलिसी जो है एनिमल को कूलिंग की जाती है और कॉन्टैक्ट एनिमल को सेपरेट कर दिया जाता है इन्फेक्टेड एनिमल से। तो इससे जो है वो डिसीज़ के आउटब्रेक से बचा जा सकता है। अब प्रीवियसली 2019 में इंडिया को जो है वो फ्री कर दिया था एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से, विच हैड बीन ऑल्सो नोटिफाइड बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। अब यहाँ पे स्टेटस फिर से एक्टिव हो जाता है बिकॉज फिर से यहाँ पे बर्ड फ्लू ट्रेस किया गया है। नेक्स्ट बात की जाए, कोई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऐसे नहीं है। फ्रेम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड डिफेंस सर्विस एनक्लेव्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को डिक्लेयर किया है कि एक स्कीम बनाई जाए जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर सर्विस किया जाए। 54 जो वेटरन्स हैं, डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, वॉर विडोज़ हैं, आर्म फोर्सेस पर्सनल हैं, जो अलॉटेड उनको लैंड अलॉट की गई थी 1970 में एट द कानपुर एंड क्रीवेज हेयर। यहाँ पे ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट नॉर्थ एंड ईस्ट की जो न्यूज़ है, फार्मर का स्टेर चल रहा है और नो एवियन फ्लू अमंग पोल्ट्री इन राजस्थान से स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा जो है राजस्थान में किसी भी तरह का केस अभी नहीं है। अब यहाँ पे बात की जा रही है डिज़ुकी वैली वाइल्ड फायर डाउज्ड। अब ये जो डिज़ुकी वैली है वो नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे एक तरह से 2 वीक्स से वहाँ पे फायर थी जो लगी हुई थी। और ये जो डिज़ुकी वैली है वो उसका एवरेज एल्टीट्यूड 2452 मीटर्स है। ये पॉपुलर एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है और अपने जो एक्जोटिक फ्लावर्स हैं, काफ़ी अच्छे जो फ्लावर्स हैं उनके लिए ये जानी जाती है। अब यहाँ पे बात की जाए कि आग को बुझाने के बाद जो नागालैंड का स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो एक्सेस करेगी कि डैमेज कितना हुआ है फॉरेस्ट को, एनवायरनमेंट को, जो भी फ्लोरा एंड फाउना है उनको। अब बात की जाए जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है उनकी भी जो टीम है वो एंगेज्ड हैं
इस काम के लिए। अब एक बार जो एनडीआरएफ है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं नोट्स के साथ। तो जो एनडीआरएफ है उसकी बात की जाए तो एनडीआरएफ जो है वो 12 बटालियन से बनती है और हर एक बटालियन में 1149 पर्सनल होते हैं। एनडीआरएफ जो है उसको सेक्शन 44 45 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बेसिस पे बनाया गया था और ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास किया गया था 2005 में और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बिल को असेंट दी थी 2006 में। एनडीआरएफ जो है कुछ इस स्टेट्स में लोकेटेड है: आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे रोल क्या है एनडीआरएफ का? एनडीआरएफ जो है रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन करती है ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर। एनडीआरएफ ने 73 ऑपरेशन किए हैं अभी तक और अप्रॉक्सीमेटली 1.3 लाख ह्यूमन लाइफ्स जो हैं उनको बचाया है और इसको जो है कैपेबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल डिज़ास्टर में जो है वो एक तरह से वर्क कर सकती है। अब जो हेड हैं एनडीआरएफ के उनको डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। यूजुअली वो एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो एपेक्स बॉडी है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उसके जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात की जाए वेस्ट पेज की तो यहाँ पे कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट है कि ऑटिज़म क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे ऑटिज़म के ऊपर डॉक्यूमेंट्री अवार्ड विनिंग जो फिल्म मेकर हैं BS श्रीधर BS उनकी जो 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है गोवा में 18 जनवरी को, वो एक तरह से फिल्म जो है ऑटिज़म के ऊपर बनी हुई है। तो इस पे ऑटिज़म को दिखाया जाना है। अब एक बार ऑटिज़म को डिस्कस कर लेते हैं आखिर ऑटिज़म क्या कंडीशन होती है। ऑटिज़म जो है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियर कंडीशन होती है जिसमें कि प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे। जो चिल्ड्रन है वो काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और साथ में पर्सन टू हैव रिपीटेटिव एंड रिजिड बिहेवियर, और पर्सन को जो है वो रिपीटेटिव एक ही काम को बार बार करने का बिहेवियर और रिजिड मतलब कोई भी काम ना सुनने का बिहेवियर हो सकता है। ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रेन डिसेबिलिटी है जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है और फर्स्ट 3 ईयर्स में ही समझ आ जाता है कि पर्सन को जो है वो ऑटिज़म है। अब यहाँ पे बात की जाए रेंज ऑफ सिम्टम्स की वजह से इसको बोला जाता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो भी फेलिंग टू बीइंग टू स्लो रिस्पॉन्ड टू समवन कॉलिंग देयर नेम, अगर किसी को ऑटिज़म है तो उनको उनके नेम से ही बुलाने पे उनको समझ नहीं आता है, तो ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे एडिटोरियल्स की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट जो एडिटोरियल है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से ये बोला है कि वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए जिसमें भी जो भी ड्रॉप आउट्स हैं वो किसी भी तरह से छूटे ना। कोविड-19 पेंडेमिक में जिसने भी जो स्कूल है वो लीव किया है तो उनको वापस से स्कूल में लाने के लिए कोई ना कोई जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए। और सेकेंड जो बात की जाए जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन गल्फ़ कंट्रीज़ में सऊदी अरेबिया ने अभी कतर के साथ अपने जो टाइज़ हैं उनको नॉर्मलाइज़ किया है, तो किस बेसिस पे किया है उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे राजस्थान का एग्जांपल दिया जा रहा है और मनरेगा की जो भी उसमें फॉल्ट हैं, जो भी कमियां हैं, उनको एक तरह से गिनाया जा रहा है। नेक्स्ट ये वाला जो आर्टिकल है वो बात करता है जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे, जिसमें कि जो वुमेन हैं वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, तो उसके बेसिस पे जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो न्यू एंटर्ड पार्टीज़ हैं उन्होंने ये बात की है कि वो वुमेन को इस बात के लिए भी जो है वो मनी प्रोवाइड करेंगे बिकॉज़ वो घर पे काम करती हैं। अब नेक्स्ट बात की जाए सोशल मीडिया किस तरह से लोगों की एक राय बनाने का काम करता है, एग्जाम्पल के बेसिस पे यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। आज का जो कैरिकेचर है उस कैरिकेचर में यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ही विल बी हिस्ट्री, ऐसा इस कैरिकेचर में दिखाया गया है बिकॉज ऑन 20 जो पावर है वो शिफ्ट हो जाएगी जो बाइडेन के पास जो कि डेमोक्रेट पार्टी को बिलोंग करते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो 4 साल बाद वापस से इलेक्शन में फ़ाइट कर सकते हैं, बट अभी के लिए वो यहाँ से अपनी पोस्ट से चले जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए जो पैंडेमिक की वजह से स्कूलिंग में जो प्रॉब्लम हुई है, तो एफ़र्ट लगाने चाहिए गवर्नमेंट को और
एजुकेशनलिस्ट को, जिससे कि जो बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ के चले गए हैं उनको वापस से स्कूल में लाया जाए नेक्स्ट ईयर। अब जो भी डिटेंशन पॉलिसी है उसको रिलैक्स करके या बच्चों को जो है डायरेक्टली प्रमोट करके, लेकिन कैसे भी उनको नेक्स्ट ईयर जिनने इस साल स्कूल छोड़ दिया है उनको वापस से स्कूल लाना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ये चैलेंज था कोविड-19, इसके बेसिस पे स्कूली बच्चों ने हेल्थ को देखते हुए, फैमिली की कंडीशन को देखते हुए, और स्कूल भी एक तरह से बंद थे, या डिजिटल डिवाइड की वजह से, इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से, आसपास जो वहाँ पे माहौल है वो इस तरह का ना होने की वजह से जिसमें वो वहीं पे पढ़ सकें। तो बिकॉज़ जो भी बच्चे अगर स्टडीज़ छोड़ते हैं, तो अगर उनके जो मदर फादर हैं वो लिटरेट नहीं हैं, तो वो बच्चे फिर वापस से स्कूल एजुकेशन में नहीं आएंगे। तो इसके बेसिस पे जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, यहाँ पे यूनेस्को का एक एस्टिमेट दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 2023 20 मिलियन स्टूडेंट्स वो बाहर हो गए थे स्कूल से ग्लोबली। मतलब 32 करोड़ लोग जो हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे। साउथ एंड वेस्ट एशिया जो हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो हाईएस्ट रिस्क पे हैं नॉट रिटर्निंग टू स्कूल, और जो भी टर्सरी इंस्टीट्यूशंस हैं। अब साथ में जो सब सहारन अफ्रीका है, ऊपर वाली जो कंट्रीज़ हैं, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और भी जितनी भी सब सहारन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इंडियन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जो है वो टॉप डाउन है पॉलिसी मेकिंग में। मतलब यहाँ पे जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो ऊपर से बनती है और उस पॉलिसी को फिर नीचे डॉल्व किया जाता है, नीचे भेजा जाता है, उसके बाद नीचे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट अगर कंडीशन को देखा जाए तो जब कोविड-19 पेंडेमिक स्प्रेड हुआ था तो उस टाइम पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे बिल्कुल भी कोविड-19 का प्रेवलेंस नहीं था, बट वहाँ पे भी स्कूल्स को बंद कर दिया गया था। चिल्ड्रंस को मिड डे मील जो मिलता था स्कूल में उसको भी प्रोवाइड नहीं किया गया, जिससे कि बच्चे काफ़ी हद तक परेशान थे। अगर जो टीचर्स हैं वो भी वहाँ पे जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं वहीं पे जाके अगर टीच करने लगते तो कोविड-19 की सिचुएशन में भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता था। बिकॉज उस समय पे कोई जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे इतना प्रेवलेंस नहीं था, बट प्रेवलेंस ना होने के बावजूद भी स्कूल को बंद कर दिया गया, जिससे कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आज स्कूल वो आने के लिए तैयार नहीं हैं। तो दूसरी तरफ बात की जाए कि गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है। तो बहुत सारी जगह पे जो नेटवर्क का कनेक्शन है या जो लोग हैं वो अच्छी क्वालिटी के मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं। अब यहाँ पे बात की जाए कि जो एग्ज़ामिनेशन है उससे अगर स्टूडेंट का फेट निकाला जाएगा कि वो आगे क्या करेंगे, तो अगर किसी बच्चे ने जो है वो पढ़ाई नहीं की है साल भर, तो स्वाभाविक सी बात है ही विल बी फेल इन एग्ज़ाम। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह से करना चाहिए, ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। अब दूसरी तरफ बात की जाए कि सेंटर ने रिमूव कर दी है नो डिटेंशन पॉलिसी अंडर द RTI एक्ट कपल ऑफ ईयर अगो। तो अब वायरस का ईयर है एसिमेट्रिक अमंग द ग्रुप ऑफ इंडियन। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ऑफ गर्ल्स जो कि वो भी काफ़ी हद तक जो है उसको भी देखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए ब्रिजिंग द गल्फ, तो जो सऊदी अरेबिया है वो कतर के साथ जो अपने टाइज़ हैं उनको नॉर्मलाइज कर रहा है। तो गल्फ़ रिकन्सिलिएशन समिट हुई है सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ पे जो किंगडम है और उसके जो अलाइज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया है जो कतर के साथ उनकी कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, तो उसको ठीक किया जाए और उसको एक एंड पे लाया जाए। तो 2017 में सऊदी अरेबिया ने जो मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं, UAE, बहरीन और इजिप्ट ने जो है सैंक्शन इम्पोज किए थे, डिप्लोमेटिक टाइज़ को जो है वो रोक दिया गया था टाइनी जो गल्फ़ कंट्री है उसको टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए। फिर इसके बाद उन्होंने 13 डिमांड्स रखी थी। उन डिमांड्स में जो है कतर का जो फंडेड टीवी नेटवर्क है अल जज़ीरा, और टर्किश मिलिट्री बेस जो कतर में है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक रिलेशन जो कतर के ईरान के साथ हैं। लेकिन कतर ने इन सारी चीज़ों को एक तरह से साइड में रखते हुए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट वियर की और सऊदी और अमीराती एयर स्पेसेस को यूज़ करना बंद कर दिया। उसके बाद से जो ईरान है उसने अपना जो ग्लोबल कनेक्टिविटी कतर को ऑफ़र की और अल जज़ीरा भी लाइव है। दूसरी तरफ बात की जाए
कतर ने ज़्यादा तुर्किश ट्रूप्स को इनवाइट किया है और अंकारा जो टर्की की कैपिटल है उसके साथ अपने टाइज को काफ़ी अच्छा किया है और एक बड़ा रोल कतर को वेस्ट एशिया में मिलने वाला है। अब उसने यूएस तालिबान डील में भी काफ़ी अच्छे से अपना रोल किया है और कंटिन्यू जो है वो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव और अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में जो टॉक हो रही है उसको भी डील कर रहा है। अब ओरिजिनली जो सऊदी अरेबिया है उसका प्लान था कि कैसे कतर को जो है वो आइसोलेट किया जाए और उसको घुटनों पे लेके आया जाए, बट ये जो है वो बैकफायर हो गया बिकॉज़ यूएसए में जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से चेंज हो गई और अब कुछ नहीं हो पाया। अब कतर ने जो है वो कुछ कंसेशन लिए हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, जिसमें से 13 स्पेसिफिक जो डिमांड्स थी उनको तो नहीं माना है, बट एक एग्रीमेंट हुआ है नॉन इंटरवेंशन इन अदर कंट्रीज़ इंटरनल अफेयर्स। तो कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में जो है वो कुछ भी नहीं करेगी। अब रीजनल स्टेबिलिटी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फॉर डिफरेंट साइड्स। जो कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐसा बोला मीटिंग के बाद कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं है ईरान और टर्की से जो टाइज़ हैं उनको अल्टर करने की। सऊदी जो है वो भी अपनी डिमांड से हट गया कि उसने जो है अल जज़ीरा को बंद करने की बात की थी, जो कि कतर बेस्ड एक न्यूज़ चैनल है। अब दूसरी तरफ बात की जाए, जो ईरान है वो सऊदी का सबसे बड़ा राइवल है, तो अगर कतर उसके साथ है तो ईरान को सऊदी को तो प्रॉब्लम होगी ही। तो लेकिन यहाँ पे बात की जाए कि अब जो सऊदी अरेबिया है वो पूरा ग्रुप बना के ये चाहता था कि जो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है वो ना हो, लेकिन अब जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंशियल उनका टर्म स्टार्ट होगा तो वो चाह रहे हैं कि रीनेगोशिएट करें ईरान के साथ न्यूक्लियर डील। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सऊदी ऐसा होप कर सकते हैं कि जो गल्फ़ है वो दो अमेरिकन जो अलाइज़ हैं वो हेल्प करेंगे बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट बात यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है डेमोक्रेसी के ऊपर। 45 डेज़ का जो ऑनगोइंग फार्म स्टे है उसमें गवर्नमेंट वो हालांकि अगर जो फार्मर्स हैं उनका कॉज लेजिटिमेट नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाने से पहले फार्मर से किसी भी तरह की जो है वो बात नहीं की थी। और यहाँ पे बात की जा रही है कि राजस्थान का एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है कि राजस्थान में जो मनरेगा का वर्क होता है उस मनरेगा के वर्क में जो फार्मर्स हैं उनकी बात सुनी जाती है, फार्मर्स ग्रुप की बात सुनी जाती है, सिविल सोसाइटी की बात सुनी जाती है कि वर्क आखिर कहाँ पे होना है, कैसे होना है, उसके बेसिस पे जो है मनरेगा का काम होता है और उसमें इसको बोला जाता है मनरेगा संवाद। तो ये कुछ इसकी जो मीटिंग है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भी जो है वो फॉलो करते हैं। अब मनरेगा के जो वेजेस हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट करती है वर्कर के बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पे लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि जो पेमेंट है उसका रिजेक्शन हो जाता है कभी, जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो चेक है वो बाउंस हो जाए और गवर्नमेंट जो है उसने पेमेंट जो है इनिशिएट कर दिया, तो फिर जो वर्कर है उसको अपना काम छोड़ के ये सारे जो काम हैं उसमें लगना होता है और फिर उसके जो वेजेस हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ बात की जाए कि जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसका जो सिस्टम है उसमें अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और अब यहाँ पे ब्लॉक लेबल डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो एरर अगर कर देते हैं बैंक अकाउंट नंबर अच्छे से एंटर करने में, या जिस बैंक अकाउंट से जो आधार नंबर लिंक है वो एंटर करने में, तो फिर जो है वो बैंक अकाउंट जो है अगर पर्सन बैंक में जाता है तो वो डोरमेंट है अगर, तो उसके बेसिस पे भी उसको परेशान होना पड़ता है। दूसरी तरफ बात की जाए जो सॉफ्टवेयर का फ्लॉज है, सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम है उसमें इनएफेक्टिव आधार भी कभी कभी शो कर देता है और ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है रिजॉल्व करने के लिए। जब यहाँ पे वर्कर का आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता और अगर वो लिंक ब्रोकन हो जाती है तो जो सॉफ्टवेयर है वो NPCI मेंटेन करता है, तो
इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ भी ऐसा हो जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम, उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी तरफ बात की जाए, बैंक जो है वो अंडर स्टाफ्ड रहते हैं, तो इतना सारा काम वो नहीं कर पाते, तो वर्कर को बार बार चक्कर लगाना पड़ता है बैंक के, तब जाके उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब नेक्स्ट ये बात कर रहा है जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, जिसमें कि वुमेन हैं, उनको उनके वर्क के लिए कोई भी पेमेंट नहीं दी जाती। तो ऐसी यहाँ पे बात की जा रही है कि वुमेन को उनके वर्क के लिए जो पेमेंट है वो दी जानी चाहिए डोमेस्टिक वर्क के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसा डाटा दिया हुआ है कि ऑल इंडिया टाइम यूएस सर्वे में बात की गई कि 82% जो फीमेल हैं वो जो है डोमेस्टिक वर्क करती हैं, 24% मेल्स जो हैं वो डोमेस्टिक वर्क करते हैं। हालांकि वुमेन को उसके लिए कोई भी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो नहीं दी जाती। इस आर्टिकल में बात की गई है कि अगर वुमेन को फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो फिर वुमेन को ऐसा फिक्स हो जाएगा कि जो डोमेस्टिक वर्क है वो वुमेन के लिए ही है, और इससे उनको और भी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है क्यूबा की जो करेंसी है उसमें कुछ रिफॉर्म की बात की जा रही है। क्यूबा जो है वो डिवैल्यूएशन कर रहा है क्यूबन पीसो का, और विड्रॉल कर रहा है कन्वर्टेबल पीसो, सेकेंड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको जो है वो अब इंटरनेशनली ट्रेड नहीं किया जा सकता, और क्यूबा एक तरह से ये इकोनॉमिक ट्रांजिशन कर रहा है सिंस द एंड ऑफ सोवियत यूनियन। थैंक यू वेरी मच।